वेलकम टू माय क्लास। नमस्ते स्टूडेंट। बच्चों, आज हम कक्षा 9वीं की पूरक पाठ्य पुस्तक कृतिका भाग 1 का अध्ययन करने जा रहे हैं, जिसमें हम चैप्टर नंबर 3 पढ़ रहे हैं और इस चैप्टर का शीर्षक है रीढ़ की हड्डी। रीढ़ की हड्डी इस पाठ का यह सेशन नंबर 3 है। अब तक हमने देखा है कि रीढ़ की हड्डी एक एकांकी है और इस एकांकी के लेखक है जगदीश चंद्र माथुर। इस पाठ के माध्यम से लेखक ने हमें जो अलग अलग पात्र बताए हैं, इनके विशेषताओं के बारे में हमने अब तक बहुत सारी जानकारी हासिल की है कि जो राम स्वरूप जो है वह एक आधुनिक विचारों के व्यक्ति हमारे सामने दिखाई देते हैं, जो अपने बेटी की पढ़ाई पर अधिक जोर देते हैं। अब उसी बेटी की शादी के बारे में वो सोच रहे हैं और उसको देखने के लिए कुछ लड़के आ रहे हैं। अब जो लड़के आ रहे हैं उसका जो पिता है वह खुद एक वकील है और वह वकील होने के बावजूद भी किस प्रकार के विचार है, किस प्रकार के ख्याल है, उसको हमें लेखक बता रहे हैं इस नाटक के द्वारा। तो अब हम नाटक के अगले परिच्छेदों को पढ़ते हैं। राम स्वरूप और प्रेमा के बीच में संवाद हो रहे हैं और अपने बेटी के लिए देखने के लिए जो लोग आने वाले हैं उनके आदर सत्कार के लिए वह लगे हुए हैं। घर में सारी चीजों की वह सजावट कर रहे हैं, कमरे को ठीक ठाक कर रहे हैं और इसी बीच में राम स्वरूप और प्रेमा इनके बीच में बातचीत हो रही है। राम स्वरूप कहते हैं कि हाँ, एक तो बाबू गोपाल प्रसाद और दूसरा खुद लड़का है। देखो, उमा से कह देना कि जरा करीने से आना, अर्थात तौर तरीके से आना, कि लड़के वाले आ रहे हैं, मुंह फैलाकर मत आना, ठीक ठाक ढंग से आना। ये लोग जरा ऐसे ही है, गुस्सा तो मुझे बहुत आता है। अब देखिए, जो लड़के वाले अपनी बेटी को देखने के लिए आ रहे हैं उनके प्रति राम स्वरूप को गुस्सा तो आ रहे हैं, लेकिन अब शायद उनकी कोई मजबूरी होगी कि अपने बेटी के लिए रिश्ता करने के लिए वो उनको मेहमान के रूप में बुला रहे हैं। मुझे तो बहुत गुस्सा आ रहा है इनके दकियानुसी ख्यालों पर, अर्थात पुराने घिसे पिटे ख्याल रखने वाले व्यक्ति। खुद पढ़े लिखे हैं, वकील है, सभा सोसाइटी में जाते हैं। अब देखो, जो गोपाल प्रसाद जी जो है वह खुद वकील है, पढ़े लिखे हैं, उच्च शिक्षा उन्होंने ग्रहण किया है, बड़े बड़े सोसाइटी में उनका आना जाना लगा रहता है। मगर लड़की कैसे चाहते हैं उनके बेटे के लिए? पढ़ी लिखी न हो। तो इसे हमें पता चल रहा है कि अगर किसी घर में इतने उच्च शिक्षा ग्रहण करने वाले लोग हैं, उच्च सोसाइटी में उनका आना जाना है, उठना बैठना है, लेकिन उनके ख्याल कैसे है? पुराने रीति रिवाजों के हैं। और ऐसे में वो अब वकील है, उनका बेटा भी बहुत पढ़ा लिखा होगा, लेकिन उनको बहू कैसे चाहिए? अनपढ़, ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं चाहिए। तो इसी से हमें उनके विचारों के बारे में पता चल रहा है। प्रेमा और लड़का राम स्वरूप। बताया तो था तुम्हें, बाप शेर है तो लड़का सवा शेर। बीएससी के बाद लखनऊ में ही पढ़ता है, मेडिकल कॉलेज में। कहता है कि शादी का सवाल दूसरा है, तालीम का दूसरा। अब देखिए, एक तो पिताजी कौन है? वकील है, पढ़े लिखे हैं, और बेटा क्या कर रहा है? मेडिकल कॉलेज में है। और ऐसे मेडिकल कॉलेज में होने के बावजूद भी उनको बहू कैसे चाहिए? ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं। अब देखिए, मेडिकल का पढ़ाई करने वाला जो व्यक्ति होता है या जो लड़का होता है वह अपने शिक्षा के अनुसार ही शिक्षित या सुशिक्षित लड़की से ब्याह करना पसंद करेगा। लेकिन उन्होंने जो विचार रखे हैं, इससे हमें पता चलता है कि उनके विचार अज्ञानता की ओर बढ़ने वाले हैं, जो समाज के लिए कभी भी घातक ही साबित होंगे। मेडिकल कॉलेज में है, कहता है कि शादी का सवाल दूसरा है और तालीम का दूसरा। अब तालीम का अर्थ क्या होता है? शिक्षा। कि देखो, भले ही हम खुद पढ़ रहे हैं, एक अच्छे समाज में हम रह रहे हैं, सुशिक्षित समाज में हमारा आना जाना है, लेकिन जब शादी की बात आती है तो वो अलग प्रश्न है, और शिक्षा की बात आती है तो अलग प्रश्न है। क्या करूं, मजबूरी है, मतलब अपना है, वरना इन लड़कों और इनके बापों को ऐसी कोरी कोरी सुनाता कि ए भी। अब देखिए, यहाँ पर राम स्वरूप के संवादों से हमें क्या पता चल रहा है कि क्या करे कि
क्या करूं, मजबूरी है। अब उनकी कौन सी मजबूरी है कि उनकी जो बेटी है वो अधिक पढ़ी लिखी है, और अधिक पढ़ी लिखी होने के वजह से या ज्यादा पढ़ी लिखी होने के वजह से उनको जिस प्रकार से उनके बेटी के लिए लड़का चाहिए, घर वाले चाहिए, वह नहीं मिल रहे। इसलिए वह कहते हैं कि मजबूरी है, मतलब अपना है, वरना इन लड़कों से। अब कौन सा मतलब है कि उनको उनकी बेटी की शादी करवानी है, इसलिए उनका उसमें स्वार्थ है। लड़कों और लड़के के बापों को कोरी कोरी सुनाता, अर्थात स्पष्ट भाषा में उनको बता देता कि तुम्हारे विचार और हमारे विचार मिलते जुलते नहीं है। तुम्हारे जो विचार है वह पढ़े लिखे व्यक्तियों के विचार नहीं हो सकते हैं। रतन, जो अब तक दरवाजे के पास चुपचाप खड़ा हुआ था, जल्दी जल्दी बाबूजी बाबूजी। राम स्वरूप, क्या है? रतन, कोई आते हैं। राम स्वरूप दरवाजा से बाहर झांककर जल्दी मुंह अंदर करते हुए, अरे यही प्रेमा, वे आ भी गए। नौकर पर नजर पड़ते ही, अरे तू यही खड़ा है बेवकूफ, गया नहीं मक्खन लाने, सब चौपट कर दिया। अबे उधर से नहीं, अंदर के दरवाजे से जा। नौकर अंदर जाता है। और तुम जल्दी करो प्रेमा, उमा को समझा देना थोड़ा सा। प्रेमा जल्दी से अंदर की तरफ आती है, उसकी धोती जमीन पर रखे हुए बाजे से अटक जाती है। अब देखिए, प्रेमा और राम स्वरूप में बातचीत चालू थी। इसी बीच में रतन आकर उनको संकेत देता है, सूचना देता है कि कोई आ रहा है। और राम स्वरूप जब दरवाजे से झांक कर देखता है तो वह देखते हैं कि मेहमान आ रहे हैं, तो वह थोड़े हड़बड़ा जाते हैं और वह प्रेमा से कहते हैं कि सूचना देते कि वह आ गए हैं। और जब नौकर पर देखते हैं तो वह और भी गुस्सा हो जाते हैं कि वह उसे मक्खन लाने के लिए भेजना है, और मक्खन नहीं है तो वह बोलते कि सब प्लान हमारा चौपट हो गया है। और वो कहते कि अब उसे मक्खन लाने के लिए कहते, लेकिन मेन दरवाजे से जाने के लिए नहीं कहते हैं, अंदर के दरवाजे से जाने के लिए कहते। और प्रेमा को कहते कि उमा को अच्छे से समझा देना। प्रेमा जल्दी से अंदर की तरफ आती है, उसकी धोती जमीन पर रखे हुए बाजे से अटक जाती है। प्रेमा, ओह यह बाजा वह नीचे ही रख गया, कमबख्त। राम स्वरूप, तुम जाओ, मैं रखे देता हूँ जल्दी। प्रेमा जाती है। बाबू राम स्वरूप बाजा उठाकर रखते हैं, केवाड़ों पर दस्तक। राम स्वरूप, हाँ हाँ हाँ, आइए आइए, हाँ हाँ हाँ। अब देखिए, हम किसी भी व्यक्ति का, चाहे वह अतिथि के रूप में हमारे घर आते हैं, तो वह हमारा पहचान वाला हो या न पहचान वाला हो, हम उनका स्वागत अच्छे से करते हैं। तो इसी प्रकार राम स्वरूप ने भी आए हुए मेहमानों का स्वागत हंसते हंसते किया। अब देखिए, अगले परिच्छेदों में आपको लेखक ने बताया है कि अब तक के जो पात्र थे, 3 ही पात्र हमारे सामने आए हैं अब तक। कौन कौन? राम स्वरूप, प्रेमा और रतन। अब अगले पात्रों के रंगमंच पर एंट्री हो रही है। बाबू गोपाल प्रसाद और उनके लड़के शंकर का आना। आंखों से लोक चतुराई टपकती है। आवाज से मालूम होता है कि काफी अनुभवी और फितरती महाशय है। अब देखिए, जब आप इस नाटक को रंगमंच पर खेलेंगे तो उस यहाँ पर जो व्यक्तिमत्व का वर्णन किया गया है उसी के अनुसार आपको पात्रों का चुनाव करना है। तो अब जो बाबू गोपाल प्रसाद है, उनका वो पात्र कैसा है कि उनके आंखों से चतुराई टपकती, अर्थात बहुत ही होशियार, अपने आप को समझने वाले लोग दिखाई देते कि बहुत सारे लोगों को ज्ञान होता है, अनुभव होता है। तो चतुराई मतलब बोलने में चतुराई, होशियार, इस प्रकार का व्यक्तिमत्व है। आवाज से मालूम होता है कि काफी अनुभवी और फितरती महाशय है। उनका लड़का कुछ खिस निपोड़ने वाले नौजवानों में से है। आवाज पतली है और खिसियाहट भरी हुई है। झुकी कमर इनकी खासियत है, खासियत विशेषता। राम स्वरूप, अपने दोनों हाथ मलते हुए, हाँ हाँ इधर तशरीफ लाइए, इधर। बाबू गोपाल प्रसाद बैठते हैं, मगर बेन गिर पड़ता है। राम स्वरूप, यह पेन लाई मुझे दीजिए। कोने में रख देते हैं, सब बैठते हैं। हाँ हाँ, मकान ढूंढने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? अब देखिए, औपचारिकता की बातचीत चालू हो गई है उनके बीच में। गोपाल प्रसाद, खंकार कर, अर्थात देखो, जब खांसी आती है तो हम खंकारते हैं ना, उसी का एक्शन कर रहा है वो, खंकार कर। नहीं, तांगे वाला जानता था, और फिर हमें तो यहाँ आना ही था, रास्ता मिलता कैसे नहीं। अब देखिए किस एटीट्यूड होते हैं ना कुछ लोगों में, इसी प्रकार हम जहाँ पर जाते हैं वहां पर हमें रास्ता मिल ही जाता है कि हम यहाँ पर आने वाले थे तो रास्ता को मिलना ही था। राम स्वरूप, हाँ हाँ, यह तो आपकी बड़ी मेहरबानी है, मैंने आपको तकलीफ तो दी। गोपाल प्रसाद, अरे नहीं साहब, जैसा मेरा काम वैसा
आपका काम। अब देखिए यहाँ से ये जो पंक्तियां है कि जैसा मेरा काम वैसा आपका काम। अब गोपाल प्रसाद इनका भी काम था और राम स्वरूप इनका भी काम था। अब राम स्वरूप का काम क्या था कि उनको उनके बेटी की शादी करवानी थी और गोपाल प्रसाद इनका भी क्या काम था, उनके भी बेटे की शादी करवानी थी। इसलिए दोनों बाप अपने बच्चों की शादी का काम करवाने के लिए एक साथ आए हुए थे। इसलिए कहते कि जैसा आपका काम है वैसा ही मेरा काम है। आखिर लड़के की शादी तो करनी ही है, बल्कि यो कहिए कि मैंने आपके लिए खासी परेशानी कर दी। राम स्वरूप, हाँ, यह लीजिए, आप तो मुझे कांटों में घसीटने लगे, अर्थात समस्या में डालने लगे। हम तो आपके सेवक ही हैं। थोड़ा हंसकर थोड़ी देर बाद लड़की की ओर मुखापित होकर मतलब उसकी तरफ देखकर, लड़का जिस स्थान पर बैठा हुआ था, पहले राम स्वरूप किससे बात कर रहे थे, गोपाल प्रसाद इनके साथ बात कर रहे थे, और जब वो लड़के को देखते तब उनकी तरफ मुंह करके बात करते, उसे कहा गया है मुखातिब होकर। और कहिए शंकर बाबू, कितने दिनों की छुट्टियां हैं? अब देखिए यहाँ पर हमें इन संवादों में ये पता चल रहा है कि जो लड़की का बाप होता है वह हमेशा क्या करता है, लड़कों वालों के सामने झुककर बातें करता है। उनको मान सम्मान को, वह भले ही अपने मान सम्मान को ठेस रखे, लेकिन उन लोगों के सामने वह हमेशा झुककर बातें करता है। और कहिए शंकर बाबू, कितने दिनों की छुट्टियां हैं? अब वो शंकर से बात करने लगे। शंकर जी, कॉलेज की तो छुट्टियां हैं, वीकेंड में चला आया था। वीकेंड मतलब देखो हफ्ते में जो छुट्टियां होती है, सैटरडे, किसी को सैटरडे संडे को होती है या संडे को, तो उन्होंने कॉलेज की वैसे भी उन्होंने कहा है, शंकर ने कहा है कि कॉलेज की तो छुट्टियां चले, वैसे भी वो वीकेंड में आया हुआ है। राम स्वरूप, आपके कोर्स खत्म होने में तो अब साल भर रहा होगा। शंकर जी, यही कोई साल 2 साल। राम स्वरूप, साल 2 साल? अब देखिए राम स्वरूप जी है वो शंकर जी से बातचीत करे, उसके बारे में जानकारी हासिल करने की कोशिश करिए। वो कहते हैं कि कॉलेज की आपने छुट्टी निकाली है क्या, कितने दिनों की छुट्टी निकाली है, लड़की को देखने के लिए आ रहे हैं? तो शंकर कहता है कि जी नहीं, मैं कॉलेज की छुट्टियां नहीं है, मुझे वीकेंड में चला आया हुआ है मैं कि छुट्टी का जो हमारे हफ्ते का किसी को सैटरडे संडे की छुट्टी होती है, किसी को संडे की, तो इस प्रकार से वह उन्होंने कॉलेज की छुट्टियां नहीं ली है, वीकेंड की छुट्टी ली है। राम स्वरूप, आपके कोर्स खत्म होने की तो अब साल भर ही रहा होगा। अब देखिए वो डॉक्टर की कोर्स कर रहा है, तो इसीलिए वो कह रहे कि आपका अंतिम साल होगा। शंकर कहता है कि जी यही कोई साल 2 साल। राम स्वरूप को प्रश्न पड़ जाता है, साल 2 साल? शंकर, हाँ जी, 1 साल का मार्जिन रखता हूँ। मार्जिन रखना, गैप लेना। अब देखिए बहुत सारे लोग किसी कारणवश गैप लेते हैं। अब हर किसी का कारण अलग होगा। अब शंकर का गैप लेने का कारण क्या है ये हमें आगे पता है चल ही जाएगा। शायद उसकी पढ़ाई में वह कमजोर होगा, किसी एकाध वर्ष वह फेल हो चुका होगा, या किसी अन्य कारणवश आगे उसके पिताजी उसके कारण को हमें बता ही देंगे। गोपाल प्रसाद, बात यह है साहब कि यह शंकर 1 साल बीमार हो गया था। क्या बताएं, इन लोगों को इसी उम्र में सारी बीमारियां सताती है। एक हमारा जमाना था कि स्कूल से आकर दर्जनों कचौड़ियां उड़ा जाते थे, मगर फिर जो खाना खाने बैठते थे वैसे की वैसे ही भूख। अब देखिए गोपाल प्रसाद इन्होंने शंकर के मार्जिन होने का अर्थात गैप होने का कारण क्या बताया कि 1 साल वो बीमार था, इसलिए उसका 1 साल का गैप हो चुका है। वो कहते कि छोटी सी उम्र में इनको बहुत सारी बीमारी लगती है। अब वो कहते कि हमारे जमाने में कि हमारा जमाना था कि स्कूल से आकर दर्जनों कचौड़ियां खाते थे, कि उनके जमाने में वो बहुत सारे खाना हजम करने की उनकी शारीरिक ताकत बहुत रहती थी। जितना वो खाना खाते थे उसको पचा भी लेते थे और उसके अनुसार वो काम भी करते थे। राम स्वरूप, कचौड़ियां भी तो उस जमाने में पैसे की 2 आती थी। गोपाल प्रसाद, जनाब यह हाल था कि 4 पैसे में ढेर सी बलाई आती थी और अकेले 2 आने की हजम करने की ताकत थी अकेले। और अब तो बहुत तेरे खेल वगैरह भी होते हैं स्कूल में। तब न कोई वॉलीबॉल जानता था, न टेनिस, न बैडमिंटन, बस कभी हॉकी या क्रिकेट कुछ लोग खेला करते थे। मगर मजाल की कोई कह जाए कि यह लड़का कमजोर है। शंकर और राम स्वरूप खिसे निपोड़ते अर्थात जोर जोर से हंसने लगते हैं। अब देखिए यहाँ पर
गोपाल प्रसाद और राम स्वरूप के बीच में संवाद हो रहे और वह अपने जमाने की बात कर रहे हैं। अब बड़े बुजुर्ग लोगों को हमेशा आदत होती है कि हमारे जमाने में ऐसा था, हमारे जमाने में वैसा था। तो इस प्रकार राम स्वरूप और गोपाल प्रसाद के बीच में यह संवाद हो रहे और वह बता रहे कि उनके जमाने में किस प्रकार से स्कूल में तरह तरह के स्पर्धाएं होती थी, खेल खेले जाते थे। लेकिन आज के स्कूलों में बहुत सारे खेल होते हैं, बहुत सारे क्रिकेट वो सारे होते हैं, इसके बारे में बता रहे हो। तो बच्चों, अब तक हमने जो परिचय देखे उसमें आए हुए कुछ कठिन शब्दों का अर्थ सबसे पहले हम देख लेते हैं। देखते हैं कठिन शब्दों का अर्थ। लोक चतुराई, समाज द्वारा व्यवहार में लाया जाने वाला सयानापन। टपकना, दिख जाना, प्रदर्शित होना। फितरती, मतलबी होना। खीसे निपोड़ना, बेमतलब हंसते रहना। कांटों में घसीटना, मुश्किलों में डालना। मुखातिब होना, मुंह घुमाकर उसकी ओर देखते हुए। अब देखो, कांटों में घसीटना यह मुहावरा है। उड़ा जाना, खा जाना। जब्त करना, रोके रख लेना। रंगीन, मौज मस्ती से भरपूर। तकल्लुफ, तकलीफ उठाना। हैसियत, सामर्थ्य। जायका, स्वाद। तो बच्चों, इस प्रकार देखा हमने कि इस नाटक के माध्यम से हमें जो उमा को देखने के लिए जो लोग आने वाले थे, गोपाल प्रसाद और उनका बेटा शंकर, उनके इस पात्रों के बारे में हमें लेखक ने बहुत सारी जानकारी दी है। आगे भी ये जो पढ़े लिखे और वकील पेशे के व्यक्ति होने के बावजूद भी उनके किस प्रकार से विचार हैं उसके बारे में हम बहुत सारी जानकारी हासिल करेंगे, लेकिन इसके अगले सेशन में।